जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी अवगत हैं, व्यापम के द्वारा बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही है और 2022 में व्यापम के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। व्यापम की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है गणित और रीजनिंग, और गणित और रीजनिंग की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हाल ही में जो व्यापम के द्वारा परीक्षाएं ली गई है और जो विगत परीक्षाएं हैं उसके सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करना, उसके सॉल्यूशन को समझना, उसकी एक अच्छी अप्रोच सीखना कि कैसे सॉल्यूशन को किसी एक अच्छी अप्रोच के साथ बनाया जा सकता है। तो इसी पर्पस के लिए हम बहुत सारे YouTube में वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं जिसमें हम व्यापम के द्वारा लिए गए पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे। आज हम देखेंगे हाल ही में हुई व्यापम की एक भर्ती परीक्षा, ज्येष्ठ संपरीक्षक और संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021, जो कि 2 जनवरी 2022 को आयोजित हुई थी, जिसमें गणित से 30 प्रश्न पूछे गए थे और रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे गए थे। हम हमारे इस वीडियो की सीरीज में संपरीक्षक भर्ती परीक्षा जो हाल ही में हुई है इसके सभी प्रश्नों के हल देखेंगे, एक अच्छी अप्रोच के साथ देखेंगे। वैसे तो अगर मैं कहूँ तो पुराने संपरीक्षक भर्ती परीक्षा और नए जो अभी ये संडे को 2022 को हुआ है, इसमें लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुराना थोड़ा हार्ड था, ये थोड़ा इजी है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है, सीधी सी बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको मेरे द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन कोर्स के भी बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले गणित को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो चलिए, मेरे पास जो सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, देखना शुरू करते हैं। गणित के प्रश्नों के हल 0.5 टू द पावर 4 माइनस 0.4 टू द पावर 4 अपॉन दे दिया है 0.5 टू द पावर 2 माइनस 0.4 टू द पावर 2। अब इसका ऑप्शन आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं जैसा कि दिख रहा है। तो ये प्रश्न ऐसा है कि आपका ऑप्शन से हल नहीं होगा, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं सोचेंगे कि भैया 5-4 है तो आखिरी का कोई 9 वाला हो सकता है, ऐसा नहीं सोचेंगे, ठीक है। जो प्रश्न ऑप्शन से हल हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो देखिए ये बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। जो 0.5 टू द पावर 4 है, इस 0.5 टू द पावर को मैं लिख सकता हूँ 2 और पूरे की घात 2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। वैसे ही 0.5 टू 4 टू द पावर 4 है, इसे भी लिखा जा सकता है 0.4 और पूरे की घात क्या है भैया 2, कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बहुत आसान हो जाएगा ये हो जाएगा a आपका पूरा है 0.5 का स्क्वायर, b आपका पूरा है, यहाँ पे भी पावर 2 है, 0.4 का स्क्वायर पूरा है ये, ठीक। तो a प्लस बी यानी 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये होगा a प्लस बी, और फिर a माइनस बी यानी 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला हम पुट कर दिए। अपॉन हो जाएगा क्या आपका 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर कट गया, खाली क्या बचा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर यानी 0.25 प्लस 0.16 यानी 0.41 इज योर आंसर, बनेगा 0.41 क्या है भैया आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न हमारे एग्जाम में आया था, उसे भी देखते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से, बहुत आसान है, इसे आप ओरली भी बना सकते थे, ये आंख से दिख रहा है। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होगा तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में नीचे वाला ए माइनस बी ए कट जाएगा, 5 का 25, 4 का 16, 25 और 16 41, और 41 वाला एक ही ऑप्शन है, पॉइंट सोचने की जरूरत नहीं, बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जी 0.41, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसी की तरह एक और प्रश्न है, उसे भी हम साथ में देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है आपको 0.23 का क्यूब माइनस
0.01 का क्यूब अपॉन 0.23 अपॉन 0.23 का स्क्वायर प्लस 0.0023 प्लस 0.01 का क्या होगा स्क्वायर, 0. और ये आपका क्या है 0.23 का स्क्वायर। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न कभी भी होंगे, अलजेब्रा की जो सर्व समीकाएं होती है, आइडेंटिटीज होती है, सबसे पहले उसके बारे में सोचना है। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ऊपर दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इस पूरे की जगह रखाएगा आपका ये, क्लियर। अब नीचे को आप गौर करोगे तो देखो ए स्क्वायर 0.23 0.23 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 0.01 0.01, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ठीक है। और जो 0.0023 है ये ए बी है, 0.23 और 0.001 को गुणा करोगे तो ये आएगा। अर्थात अगर इसे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में डिराइव करेंगे तो नीचे वाला पूरा कट जाएगा, नीचे वाला पूरा कट जाएगा, और ऊपर केवल क्या बचेगा a माइनस बी, यानी ऊपर केवल क्या बचेगा 0.23 माइनस 0.01, तो 0.23 माइनस 0.01 अर्थात आपका आंसर आएगा 0.22। क्या ये ऑप्शन में दिया गया है 0.22? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर है, बनेगा। तो अलजेब्रा के ऐसे प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे, जैसे कि मैं पहले भी आपको कहा कि सरल आए थे प्रश्न, एक अप्रोच, एक प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, यदि आपके पास है। ऐसे सेम प्रश्न मैंने मेरे कोर्स में अलजेब्रा के अंतर्गत बताए हैं। यदि आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स, जिसमें व्यापम के बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स के सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट है, साथ ही पुराने एग्जाम के सॉल्यूशन भी उसमें उपलब्ध है। इसके साथ ही मैं हफ्ते में एक बार लाइव डाउट क्लास लेता हूं, ताकि जिस भी प्रश्न में आपको डाउट रहे उसे हम लाइव डील करते हैं। उसके अलावा सारे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जो 150 से अधिक है। लाइव क्लास की भी रिकॉर्डिंग होती है जो आपको अवेलेबल कराई जाती है, ताकि यदि आपसे लाइव क्लास मिस हो जाए तो आप उन प्रश्नों को लाइव क्लास में देख सके या दोबारा जाके रिवाइज कर सके। और इस पूरे कोर्स की फीस है मात्र 999 रुपये। तो चाहें तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 है तो अनुपात 5n + 2n अनुपात 5m - 2n ज्ञात कीजिए। आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया है कि a अनुपात b बराबर 1:2 है, तो आपको ज्ञात करने बोल रहा है 5m + 2n रेशियो 5m - 2n, इसकी वैल्यू का आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब इस प्रकार का प्रश्न दिखेगा, परेशान होने वाली बात ही नहीं है। यहाँ ए बी का अनुपात दिया है और यहाँ m और n का अनुपात आपसे निकालने बोल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका अनुपात निकालना है, a को ले लेना है m, b को ले लेना है n, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2, तो m की वैल्यू 1 रख दोगे, यानी 5 × 1 धन 2 × 2, ठीक है। b की वैल्यू 2 यानी n की 2, यानी a को हम m से रिप्लेस कर रहे हैं और b को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n से, ठीक। उसी प्रकार यहां भी हो जाएगा क्या, 5 × 1 - 2 × 2, यही हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो देखिए 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 4 9, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 1। 9:1 क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ है?
हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। बनेगा? बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 500 रुपये में एक पेन ड्राइव बेचता है और उसे 20% हानि होती है। उसे 15% लाभ कमाना हो तो उसे किस कीमत में बेचना होगा? देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक, आपको क्या करना है, एक व्यक्ति 500 रुपये में पेन ड्राइव बेच रहा है, यानी कि ये 500 रुपये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। 500 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है। कोई एक कॉस्ट प्राइस होगा, कोई एक कॉस्ट प्राइस होगा जिसमें 20% का नुकसान हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस में क्या करोगे आप, 80/100 का गुणा करोगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 500। क्लियर? अब इससे आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। जैसे ही कॉस्ट प्राइस निकलेगा आपको उसमें 15% लाभ कमाना है, यानी आप उसमें गुणा कर दोगे 115/100। तो भैया सीधा यहां गुणा कर देना 115/100। कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप हटा दीजिए। लेकिन याद रखेंगे अगर ऐसा डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं तो फिर वो कॉस्ट प्राइस नहीं आ रहा है, कॉस्ट प्राइस केवल इतना पार्ट हल करके आएगा। ये गुणा कर दिए मतलब वो दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है, 15% लाभ यानी गुणित 115/100। अब सॉल्व कर दो जी, बहुत आसान है। 100 गया 100 गया, आपका 0 गया 0 गया, आपका 2 से चला गया 4 बार, 2 से चला गया 25 बार, 25 पंचे 125 की 5 हासिल गई कितनी, 12, 25 से कम 25, 12, 37 की 7 हासिल गई 3, 25 से कम 25, 25 और 3 28/4। ये है आपका दूसरा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं है, याद है ना, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर दिए। अब सॉल्व बस कर देना है, 4 से 4 सत्ते 28, फिर 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, फिर बचा 3, फिर 4 अट्ठे 32, दशमलव लगा दिए और 4 पंचे 20, 718.85, 718.75, सॉरी 3 बचा तो ये 75, ठीक है 75। क्या ये है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बनेगा? बनेगा जिस प्रकार का प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके लिए, प्रश्न संख्या है आपका 55। एक व्यापारी 600 रुपये में एक घड़ी व एक बेल्ट खरीदता है। वह घड़ी 15% लाभ पर तथा बेल्ट 10% लाभ कमाते हुए बेचता है। वह 72 रुपये लाभ अर्जित करता है, तो घड़ी व बेल्ट का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए मैं इसका आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान अप्रोच से मैं बताऊंगा। पहला चीज़ तो याद रखिए, अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका एक दिया है 10%, एक दिया है 15%, दोनों आपका लाभ है। 10 और आपका 15 का अनुपात हो रहा है 2:3, ठीक है। आप देखिए 2:3 में आपके कौन कौन से ऑप्शन है, बात समझ में आ रही है? 10/15 यानी 2/3। तो आप देखोगे आपका ऑप्शन नंबर ए 360 और 240, ये 3:2 है, और 240 और 360 ये आपका क्या है, 2:3 है। लेकिन 180 और 420 ऐसा नहीं है, और 420 और 180 भी ऐसा नहीं है। तो आंसर तो आपके ए और बी में से ही है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट बता दिए, हम और इसे स्मूथली बता देंगे कि ये देख के आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बनाना सीखते हैं। क्या करेंगे आपको कुल 72 रुपए का लाभ अर्जित हो रहा है। सबसे पहले निकाल लो ये 72 600 का कितना प्रतिशत है, निकाल लो सबसे पहले। 0 0 गया, 6 से आ जाएगा 12 बार, ठीक है। एक व्यक्ति जो है घड़ी है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका बेल्ट है। घड़ी पर उसे 15% का लाभ हो रहा है और बेल्ट पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, और कुल लाभ कितना हो रहा है 12%। 72 हम निकाल लिए ना, 600 का कितना प्रतिशत है, अब 72 रुपए ही कुल लाभ है, तो जो 12% है वो कुल लाभ प्रतिशत है। फिर कुछ नहीं करना है, 15 से 12 गया, कितना आ गया 3, और 12 और 10 का अंतर कितना आ गया 2,
2:3, यानी आपका आंसर, तभी तो हम देख लिए 2:3 कौन सा है, 240 और 360। नहीं तो तोड़ना है तो 600 गुणित 2 वाला हिस्सा बटे 5, इसे सॉल्व करोगे 5 से 12, 12 दूनी 24, 240, या 600 गुणित 3 बटे 5, 5 से 12, 120, 12 तिया 36, 360। तो आपका सही आंसर होगा 240 और 360, किसका, घड़ी और बेल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। हड़बड़ी में ऑप्शन ए टिक हो जाएगा, दोनों सेम है, आगे पीछे कर दिया है। समझ आया कैसे बनाना है इस अप्रोच के साथ, बहुत ही आसान अप्रोच है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन यहाँ पर नहीं बनाना है। इस सिंपल अप्रोच के साथ मैंने मैथ्स के कोर्स में सारी चीजें बताई है, सभी चैप्टर जितने हो सकते हैं सिंपल अप्रोच मैंने कोर्स में बताए हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन कोर्स रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज उपलब्ध है हमारे पास, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपका जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ जीएस, करेंट अफेयर, सारे वीडियो लेक्चर्स वहां पे उपलब्ध है। 150 प्रश्नों के हिसाब से सारे वीडियो लेक्चर्स, लगभग 600 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है। और साथ ही हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास भी आयोजित की जाती है। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी कितने भी बार देख सकते हैं। तो आप यदि चाहें, आपको पसंद आया तो हमारा व्यापम का लॉन्ग टर्म ऑनलाइन कोर्स भी रेफर कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 3,999 रुपये है और वैलिडिटी 1 साल की। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। क्या बोल रहे हैं 56, एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही आसान है, मैं डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं। पहला समय, फॉर्मूला याद रखिए आप, पहला समय बराबर जितना भी पहला गुना हो रहा है -1 बटे दूसरा समय बराबर जितना भी दूसरा गुना हो रहा है -1। बस वैल्यू रख देना है। पहला समय कितना दिया है, 5 साल में 2 गुनी, 5 साल में 2 गुनी -1 बटे, तो अगले कितने साल में, अगले कितने साल में 5 गुनी, यानी 5 -1, यही करना है। अब 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 4 पंचे 20, तो आपका आंसर आएगा 20। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन 20? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 20 साल में क्या होगा भैया, वो 5 गुना। डायरेक्ट अप्रोच है, इसका लंबा चौड़ा मेथड है, लेकिन लंबे चौड़े मेथड से सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन होता है, तो जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ऐसी लॉजिकल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 हमें क्या बोल रहा है, यदि P बराबर 200 का 25% का 25% तथा Q बराबर 200 का 50% का 50%, तब P माइनस Q बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व करेंगे, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूं, अलग से लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, P बराबर 200 का 25% का 25% और Q बराबर 200 का 50% का 10%, 50% का 10%, तो P माइनस Q क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न लिखाया हुआ है एज इट इज, आपको प्रश्न के ऊपर ही सॉल्व करना है, अलग से नहीं लिखना है, बहुत आसान है। देखिए का मतलब तो गुणा होता है, सभी को पता है, इंग्लिश में ऑफ लिखा रहेगा ये, और परसेंट मतलब होता है बटे 100। बटे 100 को मान लो ये जो ये 2 ठो जीरो है परसेंट में, ये नीचे वाला 100 है, ये नीचे वाला 100 है, तो ये 1% यानी नीचे जो बटे 100 है और ये 2 जीरो कट गया, परसेंट मतलब बटे 100 होगा ना, 2 जीरो कट गया। ठीक, वैसे ही आपका ये जो नीचे आपका दिया हुआ है परसेंट,
और ये ऊपर दिया हुआ है 25, तो ये 25 से ये परसेंट कट जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। परसेंट यानी नीचे बटे 100 हो जाएगा। ये आदत डालना पड़ेगा ना, बढ़िया कट जाता है 2 से 2 और फाइनल आपका क्या आ गया P बराबर 12.5, P बराबर 25/2 यानी 12.5। क्लियर हुआ कि नहीं? अलग से हमने नहीं लिखा, बटे 100 लिख के टाइम पास नहीं किया। परसेंट मतलब बटे 100 ही होता है, उसको उस हिसाब से हमने इमेजिन करके काट दिया। जितना कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करने का प्रयास कीजिए। ये परसेंट कट गया और ये 00 कट गया। ठीक है, ये 50 से ये नीचे का 100 2 बार कट जाएगा। ये 2 कट गया और 2 कट गया, बचा क्या यहाँ पे 10, तो P और Q बराबर आ गया 10, 12.5 माइनस 10 यानी 2.5। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जितनी सिंपल अप्रोच मिल सके, ताकि प्रश्न जब आप एग्जाम में हल करें तो वहां दिमाग में प्रेशर ना बने, आप आसानी से चीज़ों को हल कर सकें। और जितने सिंपल अप्रोच के साथ आप सॉल्व करेंगे, गलत होने का चांसेस उतना कम होते जाएगा। क्या 2.5 हमारे किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बनेगा? बनेगा जी। ठीक, अगला प्रश्न आपके लिए पढ़ता हूं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 हमसे क्या कह रहा है? दो देशों P तथा Q की जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 20% तथा 3% प्रति वर्ष है। P तथा Q की वर्तमान जनसंख्या क्रमशः 7 लाख तथा 10 लाख है। कितने वर्ष बाद P की जनसंख्या Q से बढ़ जाएगी? देखिए, अब इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है। कैसे? P और Q का जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या दे दिया है। P का कितना दे दिया है भैया? आपको 7 लाख दे दिया है, और Q का कितना दे दिया है? 10 लाख। P का वृद्धि दर 20% है और 7 का वृद्धि दर जो है वो कितना है? Q का वृद्धि दर जो है 3% है। इसी प्रकार से है। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद P की जनसंख्या Q से बढ़ जाएगी? कितने वर्ष बाद P की जनसंख्या Q से बढ़ेगी? देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 7 लाख में आप आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5 और इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब बेसिकली ये CI, ये रेट है 20%। समय आपको निकालना है, वही है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऑप्शन रख रख के आप देखेंगे। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन। CI के फॉर्मूला में इसे पुट करना है। ठीक है, उतना मत सोचो अभी। CI के फॉर्मूला में पुट करना है, हमें तो लगभग आंसर निकालना है ना, हमें तो समय निकालना है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकालना है कितना हो जाएगा कितने साल बाद। आप इसको ऐसा ही मानो, यानी आप क्या करोगे, 7 लाख में हर साल 20% बढ़ा दोगे। लगभग 20% तो बढ़ रही है ना, बढ़ेगा ही ना। CI कंपाउंडिंग नहीं होगा, हम साधारण तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो 7 लाख का 20% होता है 1,40,000। 1,40,000 को 7 लाख में जोड़ोगे तो 1 साल खत्म होने के बाद, या यहां नहीं लिख रहे हम, यहां लिख देते हैं, P का हो जाएगा आपका 1 साल खत्म होने के बाद 8,40,000। 1,40,000 जुड़ गया। ठीक है, वैसे ही Q का 3%, 10 लाख का 3% 30,000 होता है। तो 1 साल खत्म होने के बाद Q का होगा आपका 10,30,000। वैसे ही दूसरा साल जैसे ही कंप्लीट होगा, दूसरा साल कंप्लीट होगा, अब इसके ऊपर फिर से 1,40 जुड़ जाएगा, तो 9 लाख, ये हो जाएगा आपका 9,80,000। 1,40 इसके ऊपर और जुड़ा तो 9,80,000, इसके ऊपर 30,000 और जुड़ा तो कितना हो जाएगा? 10,60,000। अब देखिए, अगला जो तीसरा साल होगा, मैं लिख देता हूं, तीसरा साल जो अगला होगा, थर्ड ईयर जो होगा आपका, इसमें फिर से 1,40,000 जुड़ जाएगा, तो 10,80 + 40 यानी कितना हो जाएगा? ये 11,20,000 तीसरे साल। और ये तो आपका 10 लाख के ही रेंज में है, 10,90,000। चूंकि कंपाउंडिंग हो रहा है इसीलिए थोड़ा थोड़ा से ज्यादा होगा, गोली मारो, वो तो आपको निकालना नहीं है। अब यहाँ पे एक दुविधा है, प्रश्न में चीज क्लियर नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके का आंसर बता दे रहा हूँ, अब देखते हैं व्यापम क्या आंसर इसका लेता है। कितने वर्ष बाद P की जनसंख्या Q से बढ़ जाएगी? ठीक है, तो भैया फाइनली तो जो तीसरा साल खत्म हो रहा है उसमें बढ़ी हुई आ रही,
कितने वर्ष बाद P की जनसंख्या Q से बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो तीसरा साल रनिंग चल रहा है उसी में बढ़ गई है ना, 3 साल खत्म होने के बाद नहीं बढ़ी है। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है हमारा वो क्या है कि दूसरे साल की अगर हम बात करें तो दूसरे साल में जो जनसंख्या है P की वो 9,80,000 हो रही है। दूसरा साल जैसे ही खत्म होगा 10 लाख शुरू होगा, 10 लाख में पहुंच जाएगा ये जल्दी से। तो दूसरे साल खत्म होने के बाद जनसंख्या जो है वो P की Q से बढ़ जाएगी। इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा 2, और 2 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। देखिए दिक्कत यह है कि प्रश्न में ये नहीं दिया है कि कितने वर्ष बाद P की जनसंख्या Q की वर्तमान से बढ़ेगी या Q की उस समय से बढ़ेगी। अगर प्रश्न में लिखा रहता Q की वर्तमान से बढ़ेगी यानी 10 लाख से, तो हमारा आंसर 2 है। अगर प्रश्न में लिखा रहता कि Q की उस समय की जनसंख्या यानी क्या 10,60,000 से बढ़ जाएगी या 10,90,000 से बढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर 3 है। तो ये प्रश्न में अच्छे से क्लियर नहीं है। समझ आ रही है बात? आपका आंसर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, 2 होगा तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, 3 होगा तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में क्लियर नहीं है कि P की जनसंख्या Q की वर्तमान से कब बढ़ जाएगी या Q की उस समय से कब बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ 10,60 हो रहा है, लेकिन दूसरे साल में 10,60 को P क्रॉस नहीं किया है, लेकिन तीसरे साल में ये 10,90 तो हुआ, लेकिन Q जो P जो है इसको क्रॉस कर दिया। तो अगर प्रश्न रहे कि P की जनसंख्या Q की वर्तमान से कब बढ़ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड। खत्म हुआ, थर्ड जैसी शुरू होकर बढ़ जाएगी। ठीक, और Q की वर्तमान से कब आगे निकल जाएगी, बढ़ जाएगी, तो तीसरा। तो हमारे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका 3 होना चाहिए, लेकिन ढंग से क्लियर नहीं है तो ये हो सकता है डिलीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 भी आपका जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए देखते हैं। एक देश की जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 5% तथा 3% है। वर्तमान में उस देश की आबादी 5 × 10⁻7 है। अब 10 वर्ष बाद उस देश की आबादी कितनी होगी। देखिए ये भी CI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में 5 × 10⁻7 है। ठीक है, और जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 5% तथा 3% है। तो इनकी औसत दर निकालने के लिए आप उसे घटा देंगे। भाई 5 लोग बढ़ रहे हैं और आपका 3 लोग जो है वो मर रहे हैं। जन्म दर 5 बढ़ रही है हर साल और 3 लोग मरते जा रहे हैं, यानी जन्म दर बढ़ कितनी रही है, 2। तो आप इसमें गुणा करेंगे कितना, 1/2/100। कितने साल की बात हो रही है, 10 साल। ये लिखाएगा कुछ इस प्रकार से, 5 × 10⁻7 और ये कितना हो जाएगा 102/100�10। मत इसको आगे मत हल करो, 51/50 भी लिख सकते हो, मत हल करो। क्यों मत हल करो, क्योंकि आपके ऑप्शन दिए 6 × 10⁻7 है क्या, नहीं। 10⁻7 केवल है क्या, नहीं। 7 × 10⁻7 है क्या, नहीं। तो मजबूरन इसका आंसर इनमें से कोई नहीं ही आएगा। इसको पूरा 10 ठो करके नहीं कटेगा, हो सकता है कट जाए, मत प्रयास करना, नहीं कटेगा, नहीं ही कटेगा। क्यों, क्योंकि 51 और नीचे आ जाएगा 50 और 10 ठो 5 रहेगा, और ऊपर 10 ठो 5 को काट ले, ऐसे नंबर नहीं है। क्यों, अरे ये तो 4 ठो में ही गायब हो जाएगा। ये 10⁻7 है ना, और नीचे के 4 ठो 100 या 8 ठो 50 के 0, सॉरी 7 50 के 0, उतने ही में खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारा संख्या बचा रहेगा। ठीक, तो इसीलिए आगे मत हल करना, इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 5 × 10⁻7 ऑप्शन में नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सी संख्या, इसको आपको ऑप्शन से बनाना होगा। ठीक है, ऑप्शन रख के बनाएंगे। मैं सीधा आपको इसका आंसर ही बता रहा हूँ, 11, 40, 3, 4, 5। ठीक है, चलो मैं पूरा बता देता हूँ, 4060899155 और 137346। आपसे पूछ रहा है 99 से कौन विभक्त है, तो आपको निकालना होगा कि 9 और 11 से कौन विभक्त है, दोनों से, वही 99 से विभक्त होगा। ठीक है, तो
तो आप 9 से सबसे पहले देखो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 9 27। जी हाँ, ये 9 से तो विभाजित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका 1 और 1 2 6, 2 4 6, 3 9, 9 9 18। जी हाँ, ये भी 9 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 5 5 10 है, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 11 से देखने का मतलब नहीं है। 3 और 1 4, 7 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 6 24। ये भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो 9 से विभाजित होगा। तो ये तो हो रहा है। अब इसमें चेक करोगे आप 11 से विभाजित कौन सा हो रहा है, तो 11 से विभाजितता का रूल ये है कि सम संख्याओं के अंक और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। पहला वाला देखते हैं, ये आपका विषम है और ये आपका सम है, ठीक। तो 4 और 6 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। और उसी प्रकार 0 और 0 और 9, 22 में से 9 गया 13, ये नहीं हो रहा विभाजित। इसे देखो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 9 का अंतर 0। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 1 1 4 3 4 5, ये 11 और 9 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसीलिए 99 से विभाजित होगा, बनेगा, ठीक है। तो चलिए, संपरीक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हमने आज 10 प्रश्न देखे। अगले वीडियो में हम फिर से इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आई होप आपको सारे प्रश्नों के हल काफ़ी अच्छे से समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा और क्लियर हुआ है, एक अच्छी अप्रोच मैंने सिखाने का आपको प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करें। आप अपना फीडबैक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, जहां आपको गणित एवं रीजनिंग का पृथक कोर्स, व्यापम का कंप्लीट लॉन्ग टर्म पृथक कोर्स, CGPSC प्रीलिम्स का कंप्लीट लॉन्ग टर्म पृथक कोर्स और CGPSC मेंस का लॉन्ग टर्म कोर्स जिसकी वैलिडिटी 2 साल है, और यह मेंस के अंतर्गत 800 से अधिक वीडियो लेक्चर्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सभी कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं, जो कि सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो जल्द से जल्द सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से हमें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो मेहनत अपनी जारी रखें, इस अप्रोच के साथ बनाने का प्रयास करें। आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर मेरे से भी अच्छा बना लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। किस पे? अगर आप मेहनत करते हैं तो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के टाइम में तैयारी के साथ साथ स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तो स्वस्थ रहें, दूरी बना के रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।